અમિત શાહ અત્યારે હાલ વારાણસીમાં અમૃત મહોત્સવમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું। भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। ये देश भर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता है। आज उसी जगह पे आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में यहाँ है और संकल्प लेने के लिए यहाँ है कि आजादी के अमृत काल के अंदर जब 100 वर्ष होंगे तब हम 100 भाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे। मित्रों, काशी एक सांस्कृतिक नदी है। देश के इतिहास को काशी से अलग कर कर देखे तो लिख ही नहीं पाते। चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे उसके बाद में गौरवमय इतिहास जो देश का रहा वो हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, अब चाहे देश के विकास की दिशा में ले जाने वाला, देश को दुनिया में सबसे सम्मानित जगह पे पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री जिस काशी से सांसद हो वो काशी। काशी को देश के इतिहास से अलग कर कर हम नहीं देख सकते। और जहां तक भाषा का सवाल है, काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है। और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और ये समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक हमारे देश के इतिहास को देखे तो घटना बहुल थे। ढेर सारी घटनाओं समांतर रूप से देश भर में घटित होती गई। 1893 में आर्य समाज के अंदर एक आंदोलन चला। साकार और पश्चिमी शिक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ और उस वक्त शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा की भाषा क्या हो, इस पर पहली बार चर्चा हुई, जिसको अधिकृत चर्चा कह रहे हैं। और 1868 में पहली बार यहाँ पर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने इस मुद्दे को उठाया था और मांग उठी थी कि शिक्षा की भाषा हिंदी होनी चाहिए। और इस मांग को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान भी लिया और नौकरों में जो अभिजात्य तरीके से उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसको चुनौती मिलकर हिंदी राजभाषा बनने की दिशा में पहला कदम उसी वर्ष रखा गया। हिंदी भाषा का उन्नयन, उसका कोश और व्याकरण कैसा बने, इसकी शुरुआत भी 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना का कारण ही वो था कि हिंदी का शब्दकोश बने, इसका उन्नयन हो और उसके व्याकरण का कोई प्रारूप बने। हिंदी का पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने इसी शहर में लिखा और उसको आगे बढ़ाया। हिंदी का पहला शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर, यही बनारस के अंदर बना और उसको फिर अनेक विद्वज्जन समृद्ध करते गए। हिंदी भाषा और साहित्य का पहला संगठित इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी काशी के अंदर लिखा। हिंदी भाषा की पहली कहानियों में एक कहानी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है मगर किंवदंती है, राजा भोज का सपना, और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यहीं पर लिखी। पहली हिंदी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी यहीं पर शुरू हुई।
कविताओं की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, महिलाओं की पहली पत्रिका बाल बोधिनी भी यहीं शुरू हुई और भारत के अंदर हिंदी थिएटर की पहली शुरुआत भी यही काशी के अंदर हुई, जहां से नाट्य कला आगे बढ़ी। मित्रों, भाषा तो बन गई, साहित्य रचा जाने लगा, मगर हिंदी की पढ़ाई कैसी हो, इसका पाठ्यक्रम कैसे हो, इस बात की चिंता भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने यही हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, लाला भगवान दीन और बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में हिंदी का पहला पाठ्यक्रम बनाने का काम मालवीय जी के तत्वाधान में हुआ और उसको तुरंत ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों ने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ा। और तुलसीदास को कैसे भूल सकते हैं, योगी जी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया और वहीं से ये अवधि और जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उसको लोकप्रिय बनाने की भी शुरुआत हुई। अनेक हिंदी के विद्वान जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, सभी ने यहीं पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी को मजबूत करने का और घर घर पहुंचाने का और अपनी स्वभाषाओं को मजबूत करने का और राजभाषा के साथ जोड़ने का जो नया अभियान शुरू होने जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर, उसके लिए काशी से उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज देश भर के हिंदी के विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। मित्रों, हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। मैं बचपन से देखता था कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो एक लघुता ग्रंथि की निर्मित बच्चे के मन के अंदर हो जाती थी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि मेरी भाषा में नहीं बोल सकता, इसलिए लघुता ग्रंथि का अनुभव करना। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है।